नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग। साथियों, मैं कुश बैरागी आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स अपडेट पर। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में लास्ट लेक्चर तक हमने अंग्रेजों की कुछ पॉलिसीज के बारे में जाना, जैसे भारत के अंदर वो कौन सी साम्राज्यवाद नीति या इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज को अपना रहे हैं, वो कौन सी इकोनॉमिकल पॉलिसीज को भारत में अपना रहे हैं जिससे उनका भारत के अंदर डोमिनेंस लगातार बढ़ते जा रहा है, भारत का एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है, भारत के अंदर रेलवे का विकास कैसे हो रहा है। हर वो बात हमने लास्ट क्लास तक कर ली थी। साथियों, अंग्रेजों के भारत में आने के बाद एक और चीज उनके साथ में आती है, उसे कहा जाता है सिविल सेवा। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर गुलामी को स्थापित किया, भारत में कल्याण नहीं किया, भारत का कल्याण ही कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत को डोमिनेंस में रखने के दौरान कुछ दो बड़े शानदार काम किए जिसका आज तक भारत को लाभ हो रहा है। चाहे वो डेलिबरेटली नहीं किए गए थे, जानबूझकर नहीं किए गए थे, लेकिन वास्तव में वर्तमान तक भारत को उन चीजों का लाभ मिल रहा है। अगर अंग्रेजों ने वो दो काम उस समय नहीं शुरू किए होते तो भारत की आज ये दशा, यानी इतनी प्रोग्रेसिव दशा आपको देखने नहीं मिलती। साथियों, क्या गेस कर सकते हो मैं कौन से दो प्रमुख काम की बात कर रहा हूं? एक आंसर आपको मिलता है जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा करी थी, भारत के अंदर रेलवे का विकास। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं, भारत के अंदर रेलवे का डेवलपमेंट भारत को शोषण करने के लिए, भारत से कच्चे माल को तेजी से ले जाने के लिए और तैयार माल को, रेडीमेड वस्तुओं को भारत में बेचने के लिए किया गया था। भारत के अंदर सेना के मूवमेंट को, मिलिट्री एक्शन को तेज करने के लिए बनाया गया था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज भारत छोड़ के जाते हैं भैया, उसी रेलवे के माध्यम से भारत की आम जन, उसी समय रेलवे के माध्यम से एक भारत का नागरिक दूसरे भारत के हिस्से में जा रहा है। क्योंकि पहले परिवहन के अधिकांश रास्ते नहीं थे, बातचीत के अधिकांश माध्यम नहीं थे, इसी कारण आप देख रहे हो भैया जो 1857 जैसे बड़े बड़े रिवोल्ट भी भारत के अंदर हुए, वो एकदम से पूरे भारत में नहीं फैल पाए। उनकी जागरूकता, उनके लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाए। लेकिन जब आपको फ्रीडम स्ट्रगल का एक नया फॉर्मेट देखने मिल रहा है, उसमें एक भारत का व्यक्ति जो फ्रीडम स्ट्रगल की बातों को अपने मन में रखता है, वो घूम घूम कर परिवहन के माध्यम से कई सारे क्षेत्रों में उन बातों को फैला पा रहा है। पत्र पत्रिकाओं ने भी अपना एक रोल प्ले किया, लेकिन रेलवे के विकास से जो राष्ट्रीयता थी कि हम पूरे भारत के लोग या इस पूरे देश के लोग एक हैं, क्षेत्रवाद नहीं है, साम्राज्यवाद को तोड़ने के लिए राष्ट्रवाद का उदय भी आपको देखने मिल रहा है, जिसमें रेलवे की भूमिका भी आपको देखने मिल रही है। खैर, उस समय भारत की आजादी में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए भी रेलवे ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन आजादी के बाद भारत के अंदर सबसे सस्ता स्रोत किसी भी श्रम और किसी भी व्यक्ति या किसी भी माल के आवागमन के लिए रेलवे बनता चला गया, और आज तक भारत सरकार रेलवे को अपने हाथ में रखी हुई है। वो निजी क्षेत्र को रेलवे में प्रवेश नहीं करने दे रही। उसका केवल कारण ये, भारत की जो आम जनता है उसके परिवहन का सबसे इंपॉर्टेंट माध्यम रेलवे है। रेलवे ना केवल रोजगार देने का माध्यम है, बल्कि देश की इकोनॉमिकल जीडीपी ग्रोथ के लिए भी रेलवे बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अंग्रेजों ने चाहे रेलवे का विकास अपनी लूट के लिए किया, लेकिन वर्तमान में वही रेलवे बहुत अच्छा काम कर रहा है। कई सारे लोग आपको कुतर्क देखते हुए अपने जीवन में, आस पड़ोस में, परिवार में आपको देखने मिलते हैं, अरे भैया तुम तो अंग्रेजी बोलते हो, तुम तो इंग्लिश बोलते हो, अंग्रेजों की औलाद हो, ये चीज तो अंग्रेज भारत के अंदर लाए थे, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये तो यूरोप से आई थी, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप सीधा सा रिप्लाई दीजिएगा, भारत के अंदर रेलवे भी अंग्रेज लाए, लेकिन उसका भर भर के इस्तेमाल आप और मैं और इस देश के लोग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिना रेलवे के अपने देश की इकोनॉमी को आगे चला सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अंग्रेजों द्वारा लाए गए, डेवलप किए गए रेलवे का। यह बात बिल्कुल सही कि रेलवे का विकास भारतीयों के पैसे से हुआ, भारत की लूट से हुआ, लेकिन फिर भी जो कॉन्सेप्ट था वो आपको यूरोप से देख। तो बात हो गई यहां पर भारतीय रेलवे की। जो दूसरी चीज बड़ी शानदार अंग्रेजों ने भारत को दी, हालांकि जानबूझकर नहीं दी, इसलिए हम उनको धन्यवाद नहीं देंगे, उनकी आरती पूजा नहीं करेंगे, उनका मंदिर नहीं बनाएंगे, लेकिन वास्तव में उस चीज के माध्यम से भारत को एक अच्छी स्ट्रेंथन, एक अच्छी मजबूती मिलती है। उसका नाम है भारत की ब्यूरोक्रेसी, भारत की नौकरशाही। क्योंकि लोकतंत्र को संचालित करने के लिए जो पिलर के रूप में भारत में आज भी खड़ी है, उसका नाम है नौकरशाही। यानी उसके अंदर आपको सिविल सर्विसेज,
जो आपको वास्तव में आप जिनके अधिकारी बनने जा रहे हो, जिनके आप एग्जाम्स देने वाले हो, इस देश की सेवा करने वाले हो, जनता के सेवक बनने वाले हो, सरकारी अधिकार के तौर पर, सरकारी अधिकारी के तौर पर वो ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजों के द्वारा भारत में ऑफर की जा रही है, अलग अलग माध्यम से उसका विकास हो रहा है। और वही मामला आज आपको बहुत अच्छे तौर पर देखने मिल रहा है। जो पॉलिटिशियंस हैं वो नीतियों को लागू करने के लिए अपनी अनुमति देते हैं, लेकिन नीतियों को बनाने के लिए, पॉलिसी को मेकिंग करने के लिए आपको वही ब्यूरोक्रेसी देखने मिलती है, या उसी पॉलिसी को अंतिम लेवल तक पहुंचाने के लिए वही नौकरशाही देखने मिलती है, जनता के सेवक देखने मिलते हैं। जब तक वो ईमानदार है, जब तक वो शानदार रूप से काम कर रहे हैं, ये देश आगे लगातार बढ़ता रहेगा। और यही कारण है कि आप सारे लोग उसी ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी तैयारी कर रहे हो। तो चलिए साथियों, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट भारत में कैसे हो रहा है, अंग्रेज कैसे ये जानबूझकर नहीं, बिना जानबूझकर अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी चर्चा करते हैं। सीधी बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अंग्रेज सारे के सारे ब्रिटेन से अंग्रेज उठ के भारत में नहीं आ रहे हैं। पहले वो कंपनी के रूप में आते हैं, फिर धीरे धीरे वायसराय के रूप में अलग अलग फॉर्मेट में भारत में आते हैं। उनको भारत में अपने डोमिनेंस को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे भारत या विदेशी लोग चाहिए थे जो अधिकारी के तौर पर नियमबद्ध रूप से रेगुलेशन के माध्यम से काम करें, अंग्रेजों की कमांड माने और शानदार दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस पॉलिसीज को और आगे बढ़ाए। तो सीधी बात है, यहां पर कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज या नागरिक सेवा या उसके पद का आपको सृजन देखने मिल रहा है। देखते क्या मामला है। ब्रिटिश काल में सिविल सेवा का विकास कैसे होता है देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम के व्यक्ति को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। साथियों, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस वही व्यक्ति है जिसे आप जमींदारी व्यवस्था या परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त का फादर भी या उसका प्रणेता भी कह रहे हो। तो सीधी बात है, उसी व्यक्ति को यहाँ पर सिविल सेवा का जनक भी कहा जा रहा है, फादर कहा जा रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया, राजस्व और न्यायिक मामलों को अलग अलग किया। कहा जो जस्टिस या जुडिशरी वाला मामला है अलग होगा, दंडात्मक मामला है वो अलग होगा, लेकिन रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आपको अलग से कुछ पद बनाने पड़ेंगे, चाहे भैया वो कलेक्टर के रूप में हो, चाहे वो डेप्यूटी कलेक्टर के रूप में हो, या लोकल लेवल पर अलग अलग मामला आपको देखने मिलता है। तो राजस्व रेवेन्यू का मामला अलग करो, जुडिशरी वाला या दंडात्मक कार्रवाई करने का काम आपको अलग करना पड़ेगा। ये बात आपको कॉर्नवालिस में देखने मिल रही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा का यूरोपीकरण किया, यूरोप की तरह पर भारत के अंदर सिविल सेवा को ड्राफ्ट किया और सभी भारतीयों को उच्च पद से दूर रखा। साथियों, यही ब्रिटिश की सोच थी। अगर भारत को विकास, भारतीयों का विकास करना, भारत के लोग का विकास करना उनका पर्पस होता, तो भारत में सिविल सेवा का सृजन करते समय, सिविल सेवा को एस्टेब्लिश करते समय भारतीयों को भी सिविल सेवक बनाया जाता। लेकिन भारतीयों को उच्च बड़े पदों से दूर रखने की बात हुई कि भैया भारतीय केवल सिपाही वाला काम करेंगे, लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन उनको कमांड देने वाले जो ऑफिसर्स होंगे वो ब्रिटेन से बुलाए जाएंगे। तो बड़े बड़े पद तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो भारतीयों के लिए नहीं है, वो ब्रिटिशर्स के लिए बना रहे हैं। तो आपको ये भेदभाव वाला मामला इनिशियली देखने मिल रहा है, हालांकि बाद में दूर हो जाएगा। 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने कोलकाता में सिविल सेवकों की ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी। तो प्रश्न आता है, फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों बनाया गया था? तो फॉर द पर्पस ऑफ द सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग देनी है, उसका मामला आपको देखने मिल रहा है। हालांकि बाद में बंद कर दिया गया। और फिर जो ट्रेनिंग का मामला है आपको 1806 से लंदन में जाकर लेनी पड़ेगी, जिसका नाम था इंडियन कॉलेज या हेलीबरी कॉलेज, जिसकी स्थापना की गई, जो सिविल सेवाओं को 2 वर्ष की प्रशिक्षण या ट्रेनिंग आपको प्रदान कर रही है। तो भारत में भी ट्रेनिंग देने की बात हुई, उसके बाद में लंदन में ट्रेनिंग देने की बात हुई, ऐसे ऐसे आपको विकास देखने मिल रहा है। 1833 का चार्टेड एक्ट आता है और उसकी धारा 87 कहा जाता है कि बिना किसी भेदभाव के सिविल सेवकों की नियुक्ति की जाएगी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से। तो जो कॉर्नवालिस का सोचना था कि भैया उच्च पदों पर या सरकारी अधिकारी बनने के लिए, सिविल सर्वेंट बनने के लिए भारतीयों को नहीं अंग्रेजों को होना चाहिए, ये बात आपको 1833 के चार्टर से खत्म कर दी, क्योंकि डिमांड हो रही है देश के अंदर, लोग डिमांड कर रहे हैं। भारत के अंदर जो उच्च वर्ग पैदा हो चुके हैं या समझदार लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भैया प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तौर पर, तो यहीं से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देखने मिल रही है, इसके आधार पर किसी व्यक्ति का चयन किया जाए। अगर वो योग्य है, एलिजिबल है, समझदार है, काम को करने लायक है, तो उसे इस अधिकार पद को दिया जाना चाहिए, पोस्ट को दिया जाना चाहिए। ये भेदभाव मत करो, कंपटीशन की बात की जाए, ना कि डिस्क्रिमिनेशन की। लेकिन साथियों, अभी भी एक तरफा आपको कहीं ना कहीं यूरोपियन पक्ष में और भारतीयों के विपक्ष में यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने मिल रहा था कि भैया सीधी बात है, आपने भारतीयों को कंपटीशन एग्जाम देने की अनुमति तो दी, लेकिन क्या कहा, 1855 में पहली बार इंग्लैंड में पहली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया।
मतलब 1833 के चार्टर्ड में कंपटीशन एग्जाम का प्रस्ताव मंजूर किया गया। पहले लगभग 20 साल के बाद में पहली बार कंपटीशन एग्जाम होता है, कहां पर? इंग्लैंड में। अब सोच के देखो, अगर मैं भारत के किसी गांव के क्षेत्र में रहने वाला पढ़ने लिखने वाला लड़का हूं, तो क्या मैं इंग्लैंड जाकर एग्जाम दे पाऊंगा, अटेंड कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो सीधी बात है, जो जमींदारों के बच्चे हैं या बड़े लोग हैं, थोड़े बहुत अमीर हैं, वही जा सकते हैं, जिनकी बातचीत है या जिनका जेक वेक है, वो जाएंगे और एग्जाम दे पाएंगे। अधिकांश बच्चे जा ही नहीं पाएंगे। जब जा ही नहीं पाएंगे तो सीधी बात है, इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा और आप चाह के ना चाह के भी इंडियंस को भैया बाहर कर दे रहे हो सिविल सर्विसेज से। तो बाद में ये भी डिमांड उठेगी कि भैया जो प्रतियोगी परीक्षा है वो इंग्लैंड में नहीं, वो भारत के लिए है, तो उसे भारत में आयोजित होना चाहिए। खैर, 1855 में जब इंग्लैंड में फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आयोजित की जाती है, तो उसमें आपको सत्येंद्र नाथ टैगोर जी भैया पहली बार भारत के आईसीएस ऑफिसर, उस समय आईएएस नहीं है, इंडियन सिविल सर्विसेज, आपको ये मामला देखने मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं है, तो इंडियन सिविल सर्विसेज का मामला देखने मिलता है और पहले ऑफिसर आपको ये शानदार रूप से देखने मिलते हैं। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी, इनके बारे में गलती से आपको नहीं भूलना है। समझ पा रहे हैं कैसे कैसे काम हो रहा है। फिर भैया 1886 में एचिंसन आयोग बनता है लॉर्ड डफरिन के समय काल में, जो कई सारी बातें करता है, कैसे कैसे पद होना चाहिए, उनकी शर्तें क्या होना चाहिए। फिर बाद में आपको कई बार, आपको जब आप सिविल सर्विस के एग्जाम की बात करोगे, तो यहाँ पर एज के क्राइटेरिया में बदलाव की बात भी देखी जाएगी। जैसे डलहौजी के टाइम पर 23 वर्ष, केनिन के समय पर 22 वर्ष, लॉरेंस के समय पर 21 वर्ष और लॉर्ड लिटन के समय पर 19 वर्ष। सर ये 19 वर्ष 28 वर्ष क्या है? अगर हम किसी प्रतियोगी परीक्षा में किसी प्रतिभागी को शामिल करने की मिनिमम एज अगर 30 वर्ष रख देंगे, तो कई सारे लोग उससे बाहर हो जाएंगे। तो सीधी बात है, एज क्राइटेरिया कम होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा अटेम्प्ट दे पाए। अगर आपने क्राइटेरिया ज्यादा रखा हुआ है तो लोग बाहर हो जाएंगे। तो कई बार अंग्रेज क्या कर रहे हैं, क्राइटेरिया को कम कर रहे हैं, लेकिन बाद में फिर से बढ़ाकर वो एज क्राइटेरिया को 23 कर दे रहे हैं, ताकि कई सारे लोग 21-22 वाले तो भैया एग्जाम में पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। तो ये भी धांधलीबाजी, यहाँ भी आपको कई सारे मतभेद या विभेद भी आपको देखने मिल रहे हैं। साथियों आगे आते हैं, 1912 के अंदर इंग्लिस्टन आयोग बनता है लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के समय काल में। ये कई सारी सिफारिशें करता है और इसकी सिफारिश के आधार पर 1919 का आपको चार्टर्ड अधिनियम देखने मिलता है और बहुत इंपॉर्टेंटली ये भारत के अंदर सुधार करता है। जैसे आपको भारतीयों के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की बात यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। 1922 में भारत इलाहाबाद में लोक सेवा परीक्षा का आयोजन करने की बात होगी। मतलब सीधी बात है, भारत के अंदर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मामला भी यहां से देखने मिलेगा। तो इलाहाबाद वो जगह है, चेम्स फोर्ट के समय पर हो रहा है इलाहाबाद भारत में 1922। 1855 में इंग्लैंड में हो रही है पहली प्रतियोगी परीक्षा, यहां पर आपको भारत इलाहाबाद के अंदर देखने मिल रहा है। और इसी पूरे काम करने के लिए लोक सेवा आयोग, जिसके एग्जाम आप लोग देना चाह रहे होंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी स्थापना की बात यहां पर आपको देखने मिल रही है। समझ पा रहे हैं? तो लोक सेवा आयोग के गठन की बात हो रही है, पीएससी की बात हो रही है। उसके बाद में 1924 में एक ली आयोग बनता है, ली कमीशन बनता है। ये ली कमीशन बहुत ज्यादा सिफारिशें देता है लोक सेवा आयोग के गठन की। भैया भारत सचिव जो इंडियन सेक्रेटरी है उसके द्वारा नियुक्ति की जाएगी, कैसे कैसे काम होगा। तो इसी की सिफारिश पर आपको ये डेट ध्यान रखना है, 1926 में 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर आपको भारत में लोक सेवा आयोग का गठन देखने मिलेगा। लेकिन इसमें भारत और यूरोपियंस का 50-50% का रिप्रेजेंटेशन देखने मिलेगा। तो प्रश्न आता है, पब्लिक सर्विस कमीशन भारत में सबसे पहली बार, ये संघ नहीं है और राज्य का नहीं है, लोक सेवा आयोग है, इसका गठन आपको 1926 में देखने मिल रहा है। कहानी आगे बढ़ती है, फिर बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसके माध्यम से आप सभी को पता होना चाहिए भैया भारत के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर को बनाने की बात होती है, केंद्र राज्य संबंधी बात होती है। तो यहाँ पर आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी और अलग अलग स्टेट के जो प्रांतीय लोक सेवा आयोग हैं उसकी बात यहाँ पर की जाती है। और अंततः जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है, उसके भाग 14 में आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक आपको पब्लिक सर्विस कमीशन की शक्तियां, कार्य, उनके अपॉइंटमेंट्स की जानकारी मिलेगी। साथियों ये कुछ आपको एक डेवलपमेंट देखने मिल रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस से लेकर भारत की आजादी के बाद तक कैसे कैसे भारत में सिविल सेवा का जन्म हुआ। और यही कारण है इसे भारत का लौह स्तंभ कहा जा रहा है कि भैया ये तो स्टील पिलर है,
ये तो भारत का इस्पाती ढांचा है। अगर भारत को सच में खड़ा रखना है तो आपको ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विसेज का इस्पाती ढांचा भारत में देना पड़ेगा, जिसके आधार पर आप इस देश को डेवलप करने की सारी प्रक्रियाओं को, प्रोसेस को आगे बढ़ा पाओगे। तो कॉर्नवालिस को ध्यान रखना है, ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो साथियों, आज के सेशन में हमने सिविल सर्विसेज के विकास की बात करी। अगली क्लास में हम भारत के अंदर जुडिशरी सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज के डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो साथियों, आप लगातार सारी बातें जानना चाहते हो, मैं हर वो बात कंप्लीट करा रहा हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर भरोसा नहीं है तो पीवाईक्यू उठाओ, पीवाईक्यू सीरीज भी मैं कंप्लीट कराऊंगा जो आपके बेहतर एग्जामिनेशन होंगे उन सभी के लिए, ताकि सारी चीजें क्लियर हो। तो सारे लोग अगर सारा लाभ लेना चाहते हैं मेरे सेशंस का, तो देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। कूपन कोड दिया गया भैया, कई सारे टीचर्स मेरे अलावा आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, ज्वाइन करो। देर नहीं करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।